ओके, फाइनली बो मानबा का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसके बारे में सिर्फ एक पोस्ट डालते ही आप सब पूरी तरह से पागल हो चुके थे। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करूंगा ताकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से हो, और इसी वजह से शायद ये एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखते रहो और कॉमेंट में ज़रूर बताना कैसा रहा। 10 साल पहले हमारे इस दुनिया में गेट्स ओपन हुए थे, और उन्हीं गेट्स से बहुत सारे अजीब तरह के मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में एंटर हो चुके थे। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, उसके वजह से हमारी दुनिया में इंसानों को नई तरह की पावर्स मिलने लगी, और उन्हें हम कहते हैं अवेकन बीइंग्स। बहुत सारे इंसानों को बहुत तरह की पावर्स मिलने लगे, और इन सब को हम हंटर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। पर उन्हीं में था मैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत कमज़ोर लग रहा था, तभी उसे कोई डायमंड से मारता है, जिससे उसकी बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। उसकी हालत ख़राब हो जाता है, चारों तरफ खून गिरने लगता है। वो नरेट करता है, मैं बस एक लूज़र हूँ जो कि एक एवेकेंट स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल में पढ़ता है। मेरे पास बस एक एबिलिटी है जो कि है रीजनरेशन। ये नॉर्मली एक एस रैंक एबिलिटी होना चाहिए था, पर मेरे लिए नहीं। हम देखते हैं उस बंदे को कुछ लड़के बुली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत दर्द होता है। उसकी बॉडी को हील होते हुए तो देखते हैं, साथ ही में उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो चीख रहा है। बुलीज मुझ पर अटैक करते हैं और हंसते हैं, और फिर हंसते हैं। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। उसकी बॉडी के चारों तरफ रीजनरेशन के निशान हैं। फिर से कहता है, जब मैं हील कर रहा होता हूँ उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और इसी की वजह से मेरे बॉडी में कोई भी प्रूफ नहीं होते हैं कि मुझे बुली किया गया है, क्योंकि एक बार मैं हील होता हूँ तो फिर मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं रहता। टीचर्स, पुलिस, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन लोगों को, क्योंकि वो लोग एस रैंक एवेकेंट है, जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, आप लोग बोल सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे इतना बुली किया जाता है तो फिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता। मैं ये सब सिर्फ एक ही वजह से एंडोर करे जा रहा हूँ, और वो है मेरी मॉम। उसके घर पे देखते हैं उसके मॉम ने उसके लिए खाना बनाया है। वो पूछती है, बेटा तुम आ चुके हो, स्कूल कैसा था तुम्हारा? वो कहता है, स्कूल अच्छा था मॉम, बहुत अच्छा। और कहती है, सच में? वो खाना खाने लगता है, चुप रहता है, सोचता है मैं एक हंटर बन सकता हूँ जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। और नरेट करता है, मेरी डैड जब मैं 5 साल का था तभी गुजर गए थे, और तब से मैं और मॉम अकेले हैं। मैं एटलीस्ट एक सी रैंक का हंटर बन सकता हूँ। हाँ, उसमें इनकम ज़्यादा नहीं होगा, पर इतना तो होगा कि मैं और मेरी मॉम अच्छे से कहीं दूर जाके रह सकते हैं। कम से कम वहाँ पे हम शांति से तो रहेंगे, है ना मॉम? तभी देखते हैं उसके मॉम की बर्थडे आ चुका है, और अब उसके चेहरे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और सोचता है, अब तक तो मैं यही सोचा था, जब तक कि उन सारे बास्टर्ड्स ने मेरी मॉम के साथ वो नहीं किया। उसकी मॉम की हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं। पूरी बॉडी बैंडेजेस से कवर किया हुआ है। वो नरेट करता है, उन लोगों ने कहा है ये एक एक्सीडेंट है। वो लोग मॉम की रेस्टोरेंट में कोइंसिडेंटली आ गए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उन्हीं सारे लड़कों को, यानी उसके क्लासमेट्स को सर्विंग कर रही थी। तब उसकी मॉम को एक ही बार देख के उस लड़के को पसंद आ जाता है। तभी वो उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैसे मेरे बारे में आपको क्या लगता है? मैं एक अवेकेंड हूँ, मैं डायमंड्स भी बना सकता हूँ। और तभी जब वो अपना हाथ हटाने जाती है, तभी देखते हैं उसी बंदे का मोबाइल नीचे गिरता है, स्क्रीन टूटता है। वो उठाते हुए कहती है, ओह तुम्हारी स्क्रीन, मैं इसे पे कैसे? पर तभी वो बंदा उसकी मॉम को डायमंड के साथ ही ऊपर उठा देती है, डायमंड की एरो बनाती है, जिसकी वजह से वो सारे डायमंड्स उनके बॉडी के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। वो नरेट करता है, एक्सीडेंटली उनको गुस्सा आया और उन्होंने मॉम के साथ ऐसा किया। सच में? हम देखते हैं प्रेजेंट में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, जिसके वजह से उसकी आँख, मुंह और चारों तरफ से खून बहने लगता है। वो अपने दांतों से इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि हम देखते हैं उसकी दांत ही टूट के नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है, मैं उन्हें जानता हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है,
और ना कोई गुस्सा। ये है उनकी एबिलिटीज़। और तभी बंदा अपने आप को इतना तकलीफ़ देता है कि उसकी पूरी वेन्स, पूरी जो ऊपर की स्किन होता है वो पूरी तरह से फट जाता है। पर हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इस बंदे के पास रीजनरेशन है, वो रीजनरेट हो जाएगा। तभी देखते हैं वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अपने मॉम के लिए जो केक उसने लाया था वो वहीं पे गिर जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू माई मॉम। सीन शिफ्ट होता है। अब हम किसी और एक जगह पे देखते हैं। वो लोग बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है, हे तुम श्योर हो ना, ये ठीक है? वही कहता है, क्या होगा अगर वो मर जाएगी तो? वो बंदा कहता है, किसे परवाह है, वैसे भी हम लोग बहुत यंग हैं और लॉ के द्वारा हम प्रोटेक्टेड हैं, और तुम्हें पता तो है ना हम लोग अवेकेंड है। वो कहता है, पर फिर भी। ये सुन के वो बंदा गुस्से में कहता है, हे क्या तुम्हें लगता है ये पहली बार है जब मैं किसी को मार रहा हूँ? तभी बहुत दूर से आवाज़ आता है, क्यों, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो लोग सामने देखते हैं और कहते हैं, हु द हेल इज़ दैट? वो गुस्से में आगे आने लगता है और कहता है, मैंने पूछा क्यों आखिर तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया? बताओ, यू फकिंग बास्टर्ड। पर उसे इतना चिल्लाते हुए देख के भी उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। उसके फेस पे हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। वो कहता है, तो फिर वो तुम्हारी मॉम थी? वैसे उन्हें देख के लग रहा था वो बहुत ज़्यादा यंग है। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। पर तभी वो बंदा डायमंड की एक बहुत बड़ा स्पीयर बनाता है और उसके ऊपर फेंकता है। वो स्पीयर अब उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। वो वहीं पे बैठ जाता है। पर तभी देखते हैं वो उस चीज़ को पकड़ता है और बाहर खींचने लगता है। उसकी बॉडी को हम रिजनरेट होते हुए देखते हैं। दर्द में वो फिर से चीख रहा है। खून चारों तरफ बाहर निकले जा रहा है। उसकी रिजनरेशन, उस चीज़ को वो पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है। धीरे धीरे उसकी बॉडी को हम फिर से रिजनरेट होते हुए देखते हैं। वो चीखने लगता है, उनकी तरफ देखते हुए कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड। ये सुन के वो बंदा कहता है, वाओ वाओ वाओ। और तभी एक ही साथ बहुत सारे वैसे ही डायमंड स्पीयर्स को अपीयर कराता है और उस बंदे के ऊपर मारता है। ओके, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे उसका नाम बोलना भूल गया था। उसका नाम है कैंग जियोंग। और अब देखते हैं एक ही साथ सारे स्पीयर्स उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। वो वहीं पे बैठ जाता है। वही बंदा कहता है, क्या लगता है तुम्हें, कौन हो आखिर तुम, लूजर? उसकी बॉडी के आसपास चारों तरफ हम उन्हीं स्पीयर्स को देखते हैं। फिर से उसकी बॉडी रीजनरेट होने लगता है। वो गुस्से में अब आगे जाने लगता है और फिर से कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड। चिल्लाने लगता है, हाथ आगे करता है। वही बंदा साइड में देखते हुए कहता है, ये बंदा सच में बहुत डिटरमाइंड है ना थॉर, अब उसे दिखाओ। और तभी उसके साइड के बंदे को देखते हैं। वो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें ग्लो होता है और तभी एक बहुत खतरनाक बिजली का झटका कैंग के ऊपर गिरता है। वो चीखने लगता है, उसकी बॉडी अब जलने लगता है। वहीं पे वो गिर जाता है। उसकी खून वहाँ पे चारों तरफ बिखरा हुआ देखते हैं। अब उसे ऐसा देख के वो लोग आगे जाने लगते हैं। पर तभी वो उस बंदे की पैर को पकड़ता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो बंदा उसकी तरफ गुस्से में देखता है और अपने हाथ को डायमंड में बदल के उसके फेस पे जोरदार पंच मारने लगता है। उसका सर पूरी तरह से टूट फूट जाता है। पर वो बंदा अब भी नहीं रुक रहा है। मारते हुए बस कहे जा रहा है, यू फकिंग शिट, क्यों तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो जबकि तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उसकी पंच की वजह से हम कैंग की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। उसकी दांत, उसकी मुंह पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। तभी देखते हैं वो अपने मुंह से उसका हाथ पकड़ता है और ज़ोर से प्रेशर देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह, उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट जाता है। पर उसको इतना डिटरमाइंड देख के अब उस बंदे को हम थोड़ा सा नर्वस देखते हैं। और तभी वो कहता है, हे सैंडमैन, डीक करो। और उसके परमिशन से हम देखते हैं वो बंदा आसपास की जो सैंड था, मिट्टी था, सब कुछ को वहाँ पे डिग करने लगता है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। अब कैंग की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो देखते हुए कहता है, यू फकिंग। पीछे से वो थॉर बंदा वो देखते हुए कहता है, तुम आखिर क्या करने वाले हो? वो कहता है, चुप रहो,
और तभी देखते हैं वो अपने हाथ आगे करता है। कैंग के चारों तरफ डायमंड अपीयर होने लगता है। अब ये देख के कैंग चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं तुम्हें, तुम सबको। और तभी देखते हैं उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है। वो बंदा घूमते हुए जाते हुए कहता है, ट्राई करना, अगर यहाँ से तुम कभी वापस आ पाए तो फिर। और तब देखते हैं वही बंदा यानी सैंडमैन फिर से सारे सैंड को अपने जगह पे लाता है, जिसके वजह से कैंग को उस बंदे ने पूरी तरह से डायमंड के अंदर बंद कर दिया है। अब देखते हैं वो धक्का देने की कोशिश करता है। उसी डायमंड के अंदर चारों तरफ काटे, छोटा सा एक जगह उसके अंदर सोया हुआ है। वो बाहर निकालने की कोशिश करता, हाथ आगे करता, पर उसका हाथ कांटे के अंदर बीतने लगता है। वो बस कहता है फक 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 नहीं। दर्द से वो चिल्लाने लगता है, उन सारे डायमंड के कांटे पे मारने लगता है। पर हम सब जानते हैं यहाँ पे अगर डायमंड की जगह नॉर्मल कोई कांटा भी होता तो भी हाथ के अंदर चला जाता, पर ये तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है। दर्द से वो चीखने लगता है, सोचता है डायमंड अगर है तो यहाँ पे अब कोई रास्ता नहीं है, मैं इसे कभी तोड़ नहीं सकता। उसकी हाथों से हम बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उस जगह के अंदर हवा भी ख़त्म होने लगता है। वो बहुत मुश्किल से सांस लेने लगता है और सोचता है, नहीं, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपना कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। और कुछ ही देर बाद हवा ना होने के कारण हम उसे बेहोश होते हुए देखते हैं। पर मैं बेहोश नहीं हो सकता क्योंकि मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी। और तभी उसे फिर से कॉन्शियस होते हुए देखते हैं, उसकी बॉडी को हील होते हुए देखते हैं। और जैसा कि उसने कहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो सोचता है मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी, उसके साथ आता है दर्द। वो बार बार अनकॉन्शियस होता है और बार बार रीजनरेशन के लिए उसका कॉन्शियसनेस वापस आता। अब उसे इतना दर्द हो रहा था, उसकी जो नसें भी थी वो भी बाहर आने लगता है। यहाँ तक कि एक वक्त वो एक डायमंड को पकड़ के अपने गले के अंदर घुसा लेता है ताकि वो मर सके। पर तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आता है और सोचता है, मैं मरना चाहता हूँ, पर ये डैम रीजनरेटिव एबिलिटी मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। उसके गले में जहाँ पे उसने उस डायमंड को घुसाया था, वहाँ पे हम रीजनरेशन होते हुए देखते हैं। दर्द से वो रो रहा है। उसी छोटे से जगह में वो बस सोच रहा है, मैं पावरलेस हूँ, बहुत ज़्यादा पावरलेस। पर शायद मेरी मॉम ऐसे ही फील कर रही होगी। नहीं, अब मुझे बाहर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अब वो फिर से बार उसे डायमंड के कांटे के ऊपर पंच करने लगता है। उसका खून बह रहा है, उसका स्किन पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। पर वो अब नहीं रुक रहा है, बस एक ही चीज़, उसे अब बाहर जाना है। वो सोच रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैं बाहर जाऊंगा, निकल कर ही रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है, बाहर हम देखते हैं टीवी पे किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा था जो कि एस रैंक हंटर्स है। वहाँ पे 3 दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने काइंडनेस के लिए, रिपोर्टर उनके साथ बात कर रहा था। वो कहता है, हमने सुना है कि आप अच्छे कामों को बहुत ज़्यादा वॉलंटियर करते हैं। वो लोग कहते हैं, हमेशा हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। और अभी भी हम वैसा ही फील करते हैं। और हम तभी उन्हीं बंदों को देखते हैं जिन्होंने कि कैंग की मॉम को या फिर कैंग को हर्ट किया था। अब समय बहुत बीत चुका है, वो लोग बड़े हो चुके हैं। तभी वही रिपोर्टर और एक सवाल करता है, हमने सुना है 5 साल पहले आपने किसी सिविलियन को हर्ट कर दिया था गलती से, क्योंकि आपने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था। तभी देखते हैं ये सुन के वो बंदा अब रोने लगता है और कहता है, ओह वो मेरी फ्रेंड की मॉम थी, तब मैं स्टूडेंट था। सच में मैं अपने गुस्सा तब कंट्रोल नहीं कर पाया था, पर अब सबके सामने मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, पर मन में सोचता है, व्हाट द एक्चुअल फक, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सवाल किया जा रहा है मेरे से। मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सबके सामने। पर तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और वही दरवाज़ा उन सब की तरफ आता है। कोई उस दरवाजे को उन सब की तरफ फेंकता है। वो अपने हाथों को डायमंड में बदलता है, उस दरवाजे को वहीं पे रोकता है।
सामने देखते हुए कहता है व्हाट द फक। अब सारे लोग जब पीछे देखते हैं, देखते ही डर जाते हैं, भागने लगते हैं, कहने लगते हैं एक मॉन्स्टर। और तभी एक बहुत खतरनाक एंटिटी को उन सब के सामने आते हुए देखते हैं। वो बंदा रिएक्ट करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसे खतरनाक एक पंच मारता है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। कैंग अभी भी बार बार दर्द होने के बाद भी उसे मारे जा रहा था, उसी डायमंड को, उस केज को मारे जा रहा था और सोचता है कितना टाइम बीत चुका है, कुछ महीने या फिर कुछ साल। इन सारे डायमंड्स पर एक भी स्क्रैच नहीं आए अब तक। पर एक चीज़ है जो कि हो रहा है, मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी ये थोड़ा सा बदल रहा है, ये अलग है दूसरों से। मैं इन सारे डायमंड्स पर बार बार मार रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे बॉडी पे कॉन्टीन्यूअसली इंजरीज हो रहे हैं और रीजनरेशन हो रहे हैं। और जैसे कि मेरा बॉडी बार बार रीजनरेशन हो रहा है, पिछले बार से मेरा बॉडी बार बार स्ट्रॉन्गर होते हुए जा रहा है, यहाँ तक कि मेरी एक्सोस्केलेटन वो भी बाहर निकल चुका है। तभी पंचेस की वजह से उसकी एक्सोस्केलेटन को हम बाहर आते हुए देखते हैं और सोचता है उसी ग्रेव के अंदर मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और रीजनरेट हो भी चुका था। दर्द, चारों तरफ खून की छींटे, मेरे बॉडी के मांस चारों तरफ बिखरे हुए, मेरे बोन्स चारों तरफ बिखरते हुए। फिर से जब मैं रीजनरेट हो रहा था, वही दर्द, वो मौत से भी बदतर था। फिर भी मैं रुका नहीं। उसके पंच की वजह से हम देखते हैं उस बंदे की दांत से लेके मुंह पूरी तरह से टूट जाता है और उड़ते हुए वो बहुत तेज़ी से पीछे जाके गिरता है। अब उन दो बंदों को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में हैं अपने सामने उसी मॉन्स्टर को देखते हुए। अब हम देखते हैं कैंग पूरी तरह से बदल चुका है, उसका आधा बॉडी या फिर पूरा बॉडी एक्सोस्केलेटन से भरा हुआ है। वो उस बंदे की उसी बात को याद करता है जब उसने स्माइल करते हुए कहा था ट्राई, अगर तुम यहाँ से बाहर आ सके तो फिर तो करोगे ना, और उससे पहले यहाँ से बाहर तो आ जा। उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि शॉक होके इस मॉन्स्टर को देख रहे थे और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है मैं बाहर आ चुका हूँ यू फकर्स। सो इसी के साथ ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको प्लीज़ थोड़ा सा बोलिए, कमेंट करिए। और अगले एपिसोड में 2 चैप्टर्स एक साथ कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको इसको देखना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये कंटिन्यू होने वाला है, अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और तब तक मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।